का बजट पेश होगा और वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी इस बजट को पेश करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त वित्त मंत्री विजय चौधरी सदन में पहुंच चुके हैं और थोड़ा देर में ही इस सदन में यह बजट पेश किया जाएगा। बजट का आकार 10% बढ़ाने की तैयारी जो है वो की गई है। 2.60 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट, और बजट में नौकरी और रोजगार पर जोर होगा। ये प्रावधान कौन कौन से होंगे इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 को पूरा करने पर जोर दिया जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप जिसे लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं, वो खाका इस बजट में पेश हो सकता है, ऐसी उम्मीद जाहिर की जा रही है। हालांकि बस थोड़ा इंतजार और थोड़ी देर में वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त विधानसभा अध्यक्ष इस वक्त अपने आसन पर आसीन होते हुए, और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं सदन के अंदर से कार, और थोड़े वक्त में ही बस प्रारंभ की जाती है। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का वार्षिक आय व्यय यानी बजट अनुमान सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, आपकी अनुमति से। महोदय, देश के विकास में बिहार राज्य के आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है और बिहार के आर्थिक विकास के बिना देश के भी अपेक्षित विकास की कल्पना अधूरी है। यह प्रसन्नता की बात है महोदय कि विगत 10 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था लगभग 3 गुनी हो गई है। इसका आकार यानी राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 6.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। महोदय, मैं सदन के साथ यह भी साझा करना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था के आकार की सूची में बिहार का स्थान देश में वर्ष 2018-19 में 16वां था, जो राज्य सरकार के निरंतर प्रयास से वर्ष 2021-22 में 14वें स्थान पर आ गया है। मतलब हम लोग 2 सीढ़ी ऊंचा चढ़े। हमारे लिए महोदय यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आकलन के अनुसार वैश्विक स्तर पर 2021-22 में जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था है उसका औसत आर्थिक वृद्धि दर मात्र 6% रहा। इसी वर्ष देश की भी औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही, जबकि महोदय मैंने विश्व का 6% और देश का 8.7%। और मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इसी अवधि में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही, यानी लगभग 11% रही। ये समझिए राष्ट्रीय जो पूरे देश के औसत वृद्धि दर है उससे 2.28% अधिक है। यहां मैं महोदय यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आर्थिक नीतियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के फलस्वरूप हमारा राज्य वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में 3 नंबर पर रहा है। महोदय, पूरे देश में आर्थिक विकास में हम तीसरे नंबर पर रहे
और महोदय यहाँ पर मैं यह भी बताना मुनासिब समझता हूं कि जो 1 और 2 नंबर वाले प्रदेश हैं, जो आंध्र प्रदेश और राजस्थान है, वो भी कोई हमसे बहुत आगे नहीं है। एक का लगभग 11% है और हम लोग का 10.98 है। समझिए 0.02 का फर्क है। और जो सबसे ऊंचे हैं वो भी 11.4 जो आंध्र प्रदेश है। मतलब 1 नंबर से भी हम सिर्फ कुछ प्रतिशत नीचे हैं, वरना कुछ और सब हमारे साथी भी मिलकर सरकार के साथ जोर लगा देंगे तो हम 1 नंबर पर भी पहुंच सकते हैं। महोदय अभी उसका ब्रेकअप बताएं। समझ लीजिए ना कि 21-22 का भी जब हम ब्रेकअप बताएंगे आग्रह तो कहाँ किस क्षेत्र में क्या प्रगति हुई थी, तो उसमें भी आपको लगेगा कि आपके कारण थोड़ा पीछे ही गया था। महोदय, आप अवगत होंगे कि संपूर्ण विश्व कोरोना प्रकोप एवं अन्य कारणों से आर्थिक मंदी एवं महंगाई के दौर में गुजर रहा है। इस प्रभाव से बिहार सहित पूरा देश भी अछूता नहीं है। वर्ष 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन के अनुसार अभी जो उन्होंने अनुमान किया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। भारत की भी औसत वृद्धि दर 6.8% ही होने का अनुमान है, जबकि IMF ने भी जो बिहार के अर्थव्यवस्था के सूचक सब हैं, उसके अनुसार उसने आकलन करके फिर बताया है कि हमारी उपलब्धि, हमारा विकास दर फिर से 0.5 अंक यानी 10 से ऊपर ही रहेगा। ये हमारी उपलब्धि होने वाली है महोदय। और महोदय, यह राज्य के नीतियों और विकास मूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाता है। महोदय, राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के जरिए अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को पूर्ण करने का हर संभव प्रयास कर रही है। हालांकि हमारी उपलब्धियों के कारण लोगों की अपेक्षाएं भी उसी अनुपात में बढ़ी हैं जो स्वाभाविक भी है। सच्चाई यह है कि राज्य को और तेज गति से विकास के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन की आवश्यकता है महोदय, और उपलब्ध सीमित संसाधनों एवं अनेक मानकों के राष्ट्रीय औसत के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार की उपलब्धियां पिछले 10 वर्षों में लगातार प्रशंसनीय रही। महोदय, 2 साल 3 साल के लिए परेशान होने लगते हैं, इसीलिए हम 10 साल का आंकड़ा दे रहे हैं, जो ये लगातार उसी गति से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो थे तो बढ़ रहा था, नहीं थे तो रुक रहा है। इसीलिए मैं बता रहा हूं, हमारी प्रगति की रफ्तार देश में औसत से काफी अच्छा होने के बावजूद हमें विकसित प्रदेश बनने हेतु अतिरिक्त संसाधन एवं सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लगातार राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग करते रहे हैं महोदय। और महोदय, वो हमारा हक भी है जो हम लोग बराबर कहते हैं कि केंद्र सरकार के पैमाने पर ही अलग अलग विकास मानकों पर हम सबसे अव्वल प्रदर्शन करने वालों में आते हैं, लेकिन जब गरीबी का सूचकांक बनता है तो उसमें हम सब नीचे हैं। तो हम अच्छा कर रहे हैं, हम अपने सीमित संसाधनों में भी औरों से तेज गति से बढ़ रहे हैं, और फिर भी हम गरीब रह जाते हैं। मतलब इसके गहरे कारण हैं, और उसी वैसे ही स्थिति के लिए संविधान में अलग से विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। और हम क्या मांगते हैं, सदन में भी पारित हुआ है, इसी सदन ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है, तो ये सबकी मांग है।
महोदय, राज्य सरकार द्वारा आम लोगों पर बिना कर का बोझ बढ़ाए यथोचित तरीके से राजस्व संग्रह बढ़ाने का भी प्रयास किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वित्तीय वर्ष 19-20 में राज्य की कुल कर प्राप्ति राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 15.2% से बढ़कर 2021-22 में 18.7% हो गई। ये तो स्पष्ट उपलब्धि है। महोदय, राजस्व प्राप्ति की भी अपनी सीमाएं हैं। सब लोग जानते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद से राज्यों को कर लगाने की क्षमता सीमित हो गई है। बिहार सरकार द्वारा महोदय जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं, जीएसटी लागू होने के बाद जो कंपनसेशन हमें मिलता था वो भी जून 22 के बाद पिछले साल से बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी भी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी पिछले महीने। हमने जाकर मुख्यमंत्री जी से यहां बात करके बिहार सरकार की तरफ से मांग हमने रखी है कि अभी जीएसटी कंपनसेशन जो दिया जा रहा था उसको अभी कम से कम 4-5 वर्ष और जारी रखा जाए। हालांकि महोदय अभी तक कोई इसके सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं अभी तक। लेकिन महोदय, राज्य सरकार प्राथमिकताओं का निर्धारण एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन से इन चुनौतियों को हम अवसर में बदलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महोदय, आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ राज्य के राजस्व प्राप्ति और व्यय में भी वृद्धि दर्ज की गई है। राज्य सरकार के बढ़े हुए राजस्व का माकूल उपयोग करते हुए राजकोषीय घाटे को न केवल नियंत्रण में रखा गया है बल्कि इसमें कमी भी आई है। कोविड-19 से प्रभावित वर्ष 2020-21 के राजस्व घाटा 11,325 करोड़ रुपए को कम करते हुए वर्ष 2021-22 में 422 करोड़ रुपए पर लाया गया है। राज्य के पूंजीगत व्यय में भी वृद्धि की गई है, जिससे विकास के लिए जरूरी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जा सके। साथ ही सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर भी व्यय में बढ़ोतरी की गई है। महोदय, आर्थिक विकास के साथ बिहार में सामाजिक विकास के प्रतिमान भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। राज्य सरकार जनता के सुख और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है, इसीलिए शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। विभिन्न लक्षित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के कारण राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2012 में 43,000 जीवित जन्म से घटकर 2020 में 27 हो गई है और राष्ट्रीय औसत वर्ष 2012 में 42 था जो 2020 में 28 हो गया। और महोदय ये शिक्षा के क्षेत्र में 2021-22 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 में बच्चों का नामांकन 2.14 करोड़ रहा, जिसमें लड़कों का नामांकन 1.09 करोड़ तथा लड़कियों का 1.05 करोड़ है। महोदय, सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण मानक है। वर्ष 2021-22 में प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 8 तक में विद्यार्थियों के लिए सकल नामांकन अनुपात 6.2% था, जिसमें लड़कियों के लिए यह अनुपात 97.4% रहा। यह राज्य के समावेशी विकास के मॉडल का एक नमूना है। सामाजिक क्षेत्र में वंचित समुदायों के कल्याण के लिए हमारा व्यय निरंतर बढ़ रहा है। पिछले लगभग 1.5 दशक में सामाजिक सेवाओं पर व्यय लगभग 11 गुना बढ़ा है, जिसका प्रमाण सभी सुधरते हुए सामाजिक संकेतकों
यथा शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर एवं सकल नामांकन अनुपात आदि में दिखता है। महोदय, सरकार के 7 निश्चय 2 के विभिन्न अवयवों यथा युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता एवं सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के माध्यम से समेकित विकास के लिए राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। मुझे सदन को यह बताने में हर्ष हो रहा है कि बिहार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण आज देश में हो रहा है। इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। बिहार के कई योजनाओं का आज अनुकरण देश में हो रहा है। हम जैसे साल वर्ष के साथ बता देते हैं, हर घर नल का जल योजना। महोदय ये बिहार सरकार ने 2016 में लागू किया, 2016 में लागू किया और इन लोगों ने केंद्र में जल जीवन मिशन के तहत हम 16 में लागू किए और आप 19 में दिल्ली में लागू किए। इसी प्रकार जीविका यहाँ 2007 में लागू हुई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में, और हम लोगों के जीविका के आधार पर दीनदयाल अंत्योदय योजना इन लोगों ने नवंबर 2015 में शुरू किया। शांति। इसी तरह मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध योजना के तहत हर घर बिजली योजना हम लोगों ने नवंबर 2016 में शुरुआत की और केंद्र सरकार ने सौभाग्य मतलब प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 2017 में शुरुआत की, मैंने हमारा देख के। और महोदय इसी तरह जल जीवन हरियाली योजना हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2019 से शुरू किया, जिसके तहत तालाबों के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण के तर्ज पर हम लोगों ने जो जल जीवन हरियाली, महोदय यहीं आप ही के अनेक्सी में विस्तारित भवन में सेंट्रल हॉल में भर दिन का हुआ था और हम लोगों ने 19 में लागू किया। उसको देख के केंद्र सरकार ने उसी तर्ज पर अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022 में लागू किया है। महोदय हम आपको बताना चाहते हैं। अब बोलिए महोदय, अब बोलिए, हम बधाई देते हैं। अच्छा काम हमारा देख के वो नकल पूरे देश में करते हैं, वो पूरे देश में करते हैं। महोदय देखिए कैसी उल्टी गंगा बहाते हैं। हमको देख के अनुकरण वो करते हैं, तो वो बधाई तो उनको हमको देना चाहिए, तो हम बधाई भी हम ही को कहते हैं देने के लिए। महोदय विगत वर्षों में हमारी सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने के हर संभव प्रयास हुए हैं। राजस्व और पूंजीगत लेखे के व्ययों को विकास मूलक और विकासेतर व्ययों में भी वर्गीकृत किया जाता है। राज्य सरकार के कुल व्यय में विकास मूलक व्यय का हिस्सा वर्ष 2019-20 के 66% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 69.4% हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में विकास मूलक व्यय का बढ़ना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार कोविड-19 के तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्राथमिकताओं पर व्यय बढ़ाने में सफल रही है। महोदय राजकोषीय समेकन यानी फिस्कल कंसोलिडेशन के तहत कोविड-19 महामारी और वैश्विक तनाव में जो आर्थिक मंदी के हालात हैं और बिहार सहित पूरा देश प्रभावित हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जहां एक ओर सार्वजनिक राजस्व में अपेक्षित बढ़ोतरी दर्ज नहीं हो पाई क्योंकि सारी गतिविधियां बंद थी, और सार्वजनिक व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई क्योंकि आप जानते हैं कोविड में टीकाकरण से लेकर सब कुछ के लिए इंतजाम करना पड़ा था। फलस्वरूप राजकोषीय घाटा सहित राजस्व घाटा दर्ज किया गया है। फिर भी उल्लेखनीय है कि यह घाटा
राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, जो हमारा FRBM एक्ट है, उसकी सीमा के अंदर ही रहा है महोदय, इतने विपरीत परिस्थितियों में भी। और इस क्रम में मुझे सदन को यह विशेष रूप से बताना है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संबंधित नियमावली भी तैयार कर ली गई है, जिसके तहत इस साल के यानी 2023-24 के बजट को व्यापक, पारदर्शी एवं दूरदर्शी बनाते हुए राजकोषीय समेकन एवं उच्च आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली जो 2022 में हम लोगों ने बनाई है के अंतर्गत यह पहला बजट होगा और इस बजट में उसके हिसाब से हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हमेशा की तरह हम राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा में रखेंगे, बल्कि राजस्व घाटा को समाप्त कर कोशिश करेंगे कि अधिशेष हम लोग जमा करें और कुल बकाया ऋण राशि जो होती है उसको राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में हम धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। और 23-24 में अभी जो हमारी विकास की रफ्तार है उससे भी उच्चतर रफ्तार से विकास हम करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मुख्यमंत्री के मंत्र न्याय के साथ विकास की यात्रा को और तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प ही इस बजट के केंद्र में है। सरकार द्वारा पूर्व से चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों के अतिरिक्त वर्ष 2023-24 में के बजट में कई प्राथमिकताएं महोदय निर्धारित की गई हैं, जिस पर मैं बिंदुवार चर्चा करूंगा, परंतु इससे पहले मैं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली एक योजना का विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित गणना कराए जाने का निर्णय लिया गया है महोदय, और मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि इसी सदन ने 2 बार सर्वसम्मति से जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया था, जिसको हम लोगों की सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। इससे राज्य की पूरी आबादी के जातिगत आंकड़ों के साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया जाना है। इसके अंतर्गत अभी तक जातिगत जनसंख्या के मामले में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जातिगत आबादी के अनुरूप एवं उनके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास हेतु लक्षित योजनाएं तैयार कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त एवं समृद्ध बनाना ही इसका लक्ष्य है महोदय। इससे सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आनुपातिक भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस कार्य को मई 2023 तक यानी इसी वर्ष के मई महीने तक पूरा करने का लक्ष्य है। उक्त कार्य हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी सौंपते हुए जिला पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कर दिया गया है। महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का प्रथम चरण, जो मतलब घर गणना वाला हाउस लिस्टिंग का कहते हैं, 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया है। प्रथम चरण जाति आधारित गणना का पूरा हो गया है और द्वितीय चरण भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत समय में पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है महोदय। अब हम लोग जो बिंदुवार जो हमने कहा था, सबसे अव्वल प्राथमिकता हम लोगों ने युवा एवं रोजगार को दिया है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 का प्रथम अवयव युवा शक्ति बिहार की प्रगति है। राज्य की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। युवा भविष्य के आधार होते हैं। सरकार की 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा है। इस हेतु युवाओं को सरकारी इस हेतु युवाओं को
इस हेतु युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा उनमें स्वावलंबन और आत्मविश्वास पैदा कर रोजगार सृजन की ओर उन्मुख करने हेतु सरकार प्रयासरत है। इसके तहत सरकारी स्तर पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता बढ़ाने के साथ पूंजी की सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके तहत राज्य के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2023-24 के बजट में इसको प्राथमिकता दी गई है। महोदय, राज्य के विभिन्न पदों एवं सेवाओं में नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को लगभग 49,000, कर्मचारी चयन आयोग को लगभग 2,900 तथा बिहार तकनीकी सेवा आयोग को लगभग 12,000 अर्थात कुल 63,900 पदों की अधियाचना भेजी जा चुकी है। महोदय, बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति हेतु पुलिस कर्मियों के कुल 75,543 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। महोदय, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 विज्ञापित पदों के विरुद्ध 42,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है और शेष 48,762 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के नवसृजित 8,386 पद के विरुद्ध अब तक 2,500 अनुदेशकों की नियुक्ति की गई है। शेष 5,886 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु 40,506 सृजित पदों के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषयवार अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु छठे चरण के अंतर्गत कुल विज्ञापित 32,714 रिक्तियों में से 2,716 की नियुक्ति की जा चुकी है और 7वें चरण के लिए भी माध्यमिक शिक्षकों के 44,193 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों हेतु 89,734 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। महोदय, राज्य के उत्क्रमित एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया गया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा अनुशंसित 369 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। शेष पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई महोदय प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षक के 7,360 एवं विशेष शिक्षक के 270 पद सृजित किए गए हैं। महोदय, अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों के लिए स्वीकृत कुल 3,021 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है। गत एक वर्ष में विभिन्न विषयों में अलग अलग अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में कुल 522 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। वर्ष 2022-23 में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में नए पाठ्यक्रम के संचालन हेतु क्रमशः 19 एवं 118 अर्थात कुल 217 नए शिक्षकों एवं कर्मियों के पद सृजित किए गए हैं। वर्ष 2022 में महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुल 48 अभ्यर्थियों की सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई है, जिसे संबंधित विश्वविद्यालयों को नियुक्ति हेतु भेजा जा चुका है। राज्य के सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्ष 2022 में 356 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई है। राज्य के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में 165 नर्सिंग अनुशिक्षक यानी ट्यूटर की नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्रवाई की गई है और लगभग 10,550 ANM की नियमित नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। महोदय, राज्य सरकार द्वारा सरकारी नौकरी के अलावे रोजगार सृजन हेतु अलग से भी कार्रवाई की जा रही है। युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना,
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत चयनित लाभुकों को 5 लाख रुपए अनुदान एवं 5 लाख रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। महोदय, वर्ष 2022-23 में लगभग 8000 लाभुकों का चयन कर प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें लाभान्वित किया गया है और वर्ष 2023-24 में यानी इस बजट में 800 करोड़ रुपए का इस हेतु प्रावधान किया गया है। महोदय, नए विचारों एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है। इस नीति के तहत स्थानीय युवाओं की क्षमता का लाभ उठाकर बिहार को स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरने हेतु सक्षम बनाना है। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड, जो महिला के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांग के मामले में 5% अधिक का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 19 नव चयनित स्टार्टअप को 84 लाख रुपए का सीड फंड प्रदान किया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रति पंचायत 7 लाभुक, जिसमें 4 अनुसूचित जाति के या जनजाति के एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के यात्री वाहन, ई रिक्शा एवं एम्बुलेंस के क्रय पर अनुदान दिया जाता है। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन के साधन उपलब्ध हुए हैं एवं युवाओं को भी रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। महोदय, बिहार कौशल विकास मिशन के तहत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अब तक कुल 19,778 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं वर्तमान में 171 कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से कंप्यूटर संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 6,468 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस वर्ष 2023-24 में इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में कुल सीटों की संख्या 8,774 से बढ़ाकर 10,965 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर 96 से बढ़ाकर 126 की गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा स्तर पर नवीनतम विधाओं, महोदय, नए विषय आ रहे हैं, जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आदि में पाठ्यक्रम का संचालन प्रारंभ किया गया है। साथ ही 2 नए पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना भी की गई है, जिसके उपरांत सीटों की संख्या 11,211 से बढ़कर 12,321 हो गई है। महोदय, अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इत्यादि नवीनतम विधाओं में पाठ्यक्रम का संचालन वर्ष 2022-23 से प्रारंभ किया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अग्रतर तैयारी हो एक मुश्त क्रमशः 50,000 रुपये एवं 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। अब तक संघ लोक सेवा आयोग के लिए 113 एवं बिहार लोक सेवा आयोग के लिए 3,394 अर्थात कुल 3,507 अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है। महोदय, मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अग्रतर तैयारी है
एक मुश्त क्रमशः 50,000 एवं 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। अब तक लोक सेवा आयोग के 143 और बिहार लोक सेवा आयोग के 5,518 अर्थात कुल 5,661 अभ्यर्थियों को इस योजना का महोदय लाभ दिया गया है। राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने की योजना लागू की गई है। इसमें प्रशिक्षण हेतु कुल 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है तथा प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु टाटा टेक्नोलॉजी द्वारा 20 इंडस्ट्री पार्टनर्स को चिन्हित किया गया है। प्रथम चरण में चयनित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 20 संस्थानों में 9 पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण माह अप्रैल 2023 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। महोदय, राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 के द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और इसी तरह खेलकूद को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं स्पोर्ट्स एकेडमी राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। राज्य के सभी वर्गों के कृषकों, दुग्ध व्यवसाय से जुड़े लोगों, बेरोजगार युवाओं के लिए ऋण एवं अनुदान पर समग्र गव्य विकास योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर महोदय सृजित किए जाएंगे। ये हमारी योजना है और राज्य के 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाना है, जिसमें 40% महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 23-24 में 113.60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, 7 निश्चय के अवयव सशक्त महिला, सक्षम महिला को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। महोदय, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में जो महिला सशक्तिकरण के प्रयास और काम हुए हैं उसकी सराहना देश और दुनिया में हो रही है। पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2006 एवं नगर निकायों में वर्ष 2007 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान लागू कर बिहार ने पूरे देश को रास्ता दिखाया। महोदय, इसका नतीजा है आज इसका नतीजा है कि हम आज की बात कर रहे हैं। वर्तमान में 4,209 मुखिया, 5,982 पंचायत समिति के सदस्य, 654 जिला पार्षद महिलाएं निर्वाचित हैं और नगर निकायों में भी 16 मुख्य पार्षद एवं 6 उप मुख्य पार्षद महिलाएं सहित कुल 2,858 महिला पार्षद निर्वाचित हुई है इस चुनाव में। और बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास का अब जीविका पढ़ाई है ना, पंचायती राज से बाहर निकलिए, अब जीविका पढ़ा गए। बिहार में महोदय महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके आर्थिक विकास के लिए जो मुख्यमंत्री का जीविका अभियान है ये पूरे देश में नजीर बन चुका है। और महोदय, सबसे दिक्कत ये है कि इनके आका प्रधानमंत्री भी इसी परिसर में आके इन सब योजनाओं के तारीफ कर जाते हैं, ये उनका भी फॉलो नहीं करते हैं, उनका भी नकल नहीं करते हैं। महोदय, इसके अंतर्गत गरीब परिवार की महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उनके जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, लेखा प्रबंधन एवं अन्य बिंदुओं पर प्रशिक्षण सह संपोषण हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है। आप ध्यान से सुनिए। सरकारी प्रयासों का प्रतिफल है कि महिलाओं में आत्मबल, आत्मसम्मान का संचार हुआ है और सामाजिक स्तर पर उनकी उपस्थिति सशक्त हो चुकी है। जीविका के अंतर्गत अब तक कुल
10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है तथा 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं यानी परिवारों को इन समूहों से जोड़ा गया है। 62 अस्पतालों में महोदय दीदी की रसोई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में 14 दीदी की रसोई का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जा रहा है। कोइलवर के मानसिक आरोग्यशाला में भी दीदी की रसोई का संचालन कराए जाने की योजना है। इसके अलावा इन संस्थानों की साफ सफाई और मरीजों के परिधान की आपूर्ति भी जीविका द्वारा कराए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है। इसे भी लागू महोदय किया जाएगा और जीविका का काम बढ़ाया जाएगा। महोदय, इसी तरीके से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों तथा अन्य परिवार जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम है वो कन्या विवाह के समय 5,000 रुपये भुगतान का प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना और घरेलू हिंसा तथा बाल विवाह को रोकना है। महोदय, वर्ष 2023-24 में लगभग 100.43 करोड़ रुपए का इस हेतु प्रावधान किया गया है। महोदय, जो नारी शक्ति योजना है हमारी, उसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी हेतु क्रमशः 1 लाख एवं 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 में 60.20 करोड़ रुपए का इस हेतु प्रावधान किया गया है। महोदय, पूर्व से स्वीकृत 17 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालयों के अतिरिक्त वर्ष 2022-23 में राज्य के 12 जिलों यानी कैमूर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सिवान, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर एवं बक्सर में 520 आसन वाले एक अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और महोदय, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कन्या उत्थान योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इसी तरीके से 23-24 में जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से जो उत्तीर्ण होते हैं सामान्य पिछड़े एनेक्सर 2 के लोग, उनको भी राशि भुगतान के लिए 94.5 यानी 94.5 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है। महोदय, इसी तरह मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति मेधावृत्ति योजना के अंतर्गत छात्राओं को 10वीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर 8,000 रुपये। और महोदय, हम तो बता रहे हैं इन लोग को, हालांकि विशेष बात तो जब जवाब देंगे उस दिन बताएंगे। आज तो पूरा बजट करना है कि जो केंद्र सरकार 1 से 8 तक के पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देती थी, एक तो देती नहीं थी समय पर, जो 60-40 का प्रतिशत कहती है कभी नहीं देती है, आधा से भी कम देती है, और जो देती थी वो भी बंद कर दी। जो देती थी वो 1 से 8 वर्ग तक के पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना केंद्र सरकार चलाती थी, उसने इसको बंद कर दिया है। महोदय, इसी तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण योजना है। महोदय,
सुनिए, शांति बनाइए, शांति बनाइए। विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 2022-23 में अब तक कुल 63,586 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को लाभान्वित करने के लिए और शंकर बाबू सुनिए, करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। सुनिए, कोचिंग योजना अंतर्गत सुनिए, अचीवमेंट है, सुनिए, अच्छा बात है। तैयार हुए 12 से 10 अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है महोदय। इसी तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना के तहत 86 माननीय सदस्य श्री सतदेव राम जी अपना स्थान करें। माननीय सदस्य आप भी अपना स्थान करें, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। अल्पसंख्यक कल्याण महोदय तलाकशुदा खास के महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए तलाकशुदा परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर महोदय 25,000 कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा इस राशि से इनके आत्मनिर्भरता हेतु सहायता प्रदान करती है। महोदय सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराए जाने की योजना है। दरभंगा एवं किशनगंज में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। महोदय बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत नए एवं जीर्णशीर्ण मदरसों का पुनर्निर्माण कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना है। वर्ष 2023-24 में मदरसों के सुदृढ़ीकरण हेतु 39 करोड़ करणांकित की गई है और मदरसों में महोदय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने। महोदय हमारे साथियों को मालूम है कि मदरसा के साथ साथ संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को भी 7वें वेतन पुनरीक्षण का लाभ नीतीश कुमार जी की सरकार ने ही दिया है, किसी दूसरे ने नहीं दिया। महोदय बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022-2000 मान्यता प्राप्त अनुदानित उसके बारे में भी तो बोली थी। गठन नियमावली बिहार राज्य गैर सरकारी बोले हैं अनुदानित मदरसा शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी नियमावली 2022। उम्मीद है कि आस्थान मानिए स्थान ग्रहण करें। बैठा जाए। आएगा महोदय। 7 निश्चय 2 के अवयव सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा को वर्ष 2023-24 के बजट में भी प्राथमिकता दी गई है। महोदय आपको ज्ञात होगा कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है एवं इसके भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में जगह उपलब्ध करा दिया गया है। राज्य के महोदय 9 जिलों पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई एवं सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। महोदय राज्य के 21 सदर अस्पतालों को लगभग 580 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 19 सदर अस्पतालों में विभिन्न स्तर पर निर्माण कार्य जारी है। महोदय इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में 1200 बेड का अतिरिक्त अस्पताल भवन का निर्माण 513 करोड़ रुपए की लागत से महोदय किया जा रहा है। और महोदय सबसे सुखद बात है बिहार वासियों के लिए, जो सुखद समाचार है कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु 250 नामांकन क्षमता और 5,462 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित करने हेतु 5,540 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव स्वीकृति दी गई है एवं निर्माण कार्य आरंभ है। महोदय राज्य में दंत चिकित्सा एवं शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य से राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल रहुई नालंदा का निर्माण कर
12 दिसंबर 2022 को उपकरणों से सुसज्जित कर क्रियाशील कर दिया गया है। महोदय, राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में आपका भी होगा, सभी माननीय सदस्यों का होगा, 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 5-5 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यथा कुल 1379 स्वास्थ्य संस्थान के निर्माण हेतु 1754 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। महोदय, अब गांव-गांव तक लोगों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्रों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडल अस्पताल एवं जिला अस्पताल से जोड़कर लोगों को गांव में ही स्तरीय चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। महोदय, ये भी अनोखी योजना है, टेलीमेडिसिन की योजना। गांव में बैठे वो पूरे देश और प्रदेश के जो सबसे योग्य और विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनसे परामर्श करके गांव में ही मरीज को उचित चिकित्सीय सलाह उपलब्ध करा दिया जाता है। महोदय, बाल हृदय योजना सब लोग जानते हैं कि आज तक 562 बच्चों के हृदय की शल्य चिकित्सा इससे कराया जा चुका है। महोदय, सब जानते हैं कि बिहार सरकार राज्य में कानून का शासन स्थापित करने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में पुलिस प्रणाली को आधुनिक तकनीक से लैस एवं सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में प्राथमिकता दी गई है और पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और कानून का राज कायम करने के लिए पुलिस बल को सशक्त बनाया गया है। पुलिस बल में 35% महिलाओं के पद आरक्षित हैं। राज्य सरकार द्वारा महिला थाना का निर्माण लगातार किया गया है एवं पुलिस भवन निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2023-24 में 315.63 करोड़ रुपए करणांकित किया गया है। महोदय, पुलिस प्रशासन के ढांचागत सुदृढ़ीकरण हेतु थाना में सीसीटीवी कैमरा, सेफ सिटी सर्वेलेंस, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS जो कहते हैं आदि के लिए वर्ष 2022-23 में 155 करोड़ रुपए करणांकित किया गया है। महोदय, इसी तरह विभिन्न स्थानों पर काला उपखड़ा के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2023-24 में 100 करोड़ रुपए तथा नए काराओं के निर्माण हेतु भू अर्जन मद में 30 करोड़ रुपए करणांकित किया गया है। महोदय, राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 के अवयव हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में यानी इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, किसानों को खुशहाल बनाने और ग्रामीण जीवन को सुविधाजनक एवं सुगम बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। महोदय, सदन को यह बताना है कि कृषि रोड मैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप 2011-12 में चावल, 12-13 में गेहूं, 15-16 में मक्का, 16-17 में फिर मक्का और 17-18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिए गए। और महोदय, यह भी बताते हुए खुशी है कि गुणवत्ता उत्पाद में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के रूप में पहचान बनाने वाले बिहार के कृषि धरोहरों जो हमारी समझिए कि परंपरागत विशेषता रही है, कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान और मिथिला मखाना को राज्य सरकार के प्रयास से भौगोलिक सूचकांक पंजीकरण यानी GI टैग मिल गया है। ये राज्य सरकार की भारी उपलब्धि है। महोदय, राज्य के कृषि क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप लागू किया गया है। 2008
वर्तमान में तृतीय कृषि रोड मैप की अवधि 31 मार्च 2023 तक निर्धारित है। इसके आगे 5 वर्षों के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप बनाने का कार्य किया जा रहा है एवं इसे वर्ष 2023-24 में ही प्रारंभ करने की योजना है। महोदय, आपको भी स्मरण होगा कि इसी संबंध में अभी हाल में 21 फरवरी को राज्य भर के प्रतिनिधि किसानों के साथ मुख्यमंत्री ने यहां ज्ञान भवन में विमर्श किया था और चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तिलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए महोदय विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। पौधा संरक्षण सेवाओं को किसानों तक सहजता से पहुंचाने के लिए विशेष पहल किया जाएगा। इसके लिए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। महोदय, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत फसल पद्धति में बदलाव के साथ साथ फसल अवशेष के प्रबंधन एवं पुआल का उपयोग पशु चारा के लिए करने के संबंध में कार्य किया जा रहा है। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू लेमन ग्रास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। महोदय, अभी हम लोग भी गए थे तो गया के बांके बाजार और जमुई में सब जगह हम लोगों ने देखा है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर का विस्तार किया जा रहा है महोदय, और जैविक खेती अंतर्गत 92,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन के अंतर्गत लगभग 13,000 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। महोदय, जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु विशिष्ट उत्पादों को बाजार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसानों को लागत के अनुरूप समुचित कीमत प्राप्त हो सके। महोदय, परंपरागत फसलों के अलावा अब नगदी खेती के क्षेत्र में हल्दी, मिर्च आदि के साथ स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च, फूल गोभी के नीले पीले प्रभेद आदि सब का उत्पादन अच्छी मात्रा में महोदय शुरू हो चुका है और वर्ष 2022 में बागवानी विकास के उद्देश्य से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी के द्वारा 9.4 लाख सब्जियों का पौधा एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देसरी के द्वारा 2.3 लाख फलों का पौधा किसानों के बीच वितरित किया गया। राज्य में बागवानी विकास के तहत मखाना एवं मधु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। महोदय, ये सब महत्वपूर्ण व्यवस्था होगी जिसमें मधु और मखाना दोनों को सही उत्पादकता भी बढ़ेगी और उसको सही बाजार भी मिल पाएगा। महोदय, इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, राज्य में भी मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मिलेट मिशन की शुरुआत होगी। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तिलहन फसलों के विकास पर महोदय विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य में दलहन एवं तिलहन विकास मिशन की स्थापना की जाएगी। महोदय, आप भी जानते हैं कि समुन्नत कृषि की कल्पना बिना उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था के नहीं की जा सकती है। सिंचाई के क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाएगा एवं सरकार हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने को संकल्पित है। महोदय, इसके लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन चल रहा है। जैसे महोदय, जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत जो बहुवार नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान कराने की योजना है, जिसे हम कुंड घाट जलाशय योजना के नाम से जानते हैं, 185.21 करोड़ रुपए की राशि से इसका निर्माण किया जा रहा है। इससे सिकंदरा प्रखंड के कुल 2035 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। महोदय, एक महत्वपूर्ण योजना सिंचाई विभाग की नदी जोड़ योजना है। इस योजना के पूर्ण होने से समझिए कि जो
बाढ़ में पानी सरप्लस होता है उसका भी अंतरण हो पाएगा दूसरी नदियों में, साथ ही सिंचाई सुविधा भी बढ़ेगी। अभी कोसी मेची लिंक योजना पर कार्य किया जा रहा है। महोदय, उत्तर कोयल नहर परियोजना के अवशेष कार्य को क्रियान्वित करने का कार्यक्रम है। इससे औरंगाबाद और गया जिले में कुल 95,521 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना की कुल लागत राशि 3,199.85 करोड़ रुपए है और इसको 2025 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य है। महोदय, जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 22-23 में कुल 156 योजनाओं का क्रियान्वयन कर 45,194 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है। महोदय, 23-24 में यानी इस बजट में 200 करोड़ रुपए का इस हेतु प्रावधान किया गया है। महोदय, लघु जल संसाधन विभाग द्वारा 120 योजना का कार्य प्रारंभ कर 56 योजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है। 13 चेक डैम योजना का कार्य प्रारंभ कर 9 को पूर्ण कर लिया गया है। 54 उद्वह सिंचाई योजना का कार्य प्रारंभ कर 15 को पूर्ण कर लिया गया है और अब तक कुल पुनर्स्थापित सिंचित क्षेत्र 18,602 हेक्टेयर है। महोदय, इस बजट में इन सब कार्यों के लिए 340 करोड़ रुपए का प्रावधान है। महोदय, आप बिहार में जानते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक विशेष योजना जिसको हम कृषि फीडर के नाम जानते हैं, वो मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु प्राथमिकता पर विद्युत संबंध उपलब्ध कराया जाता है। महोदय, इसके लिए 1,319.61 करोड़ रुपए की योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा इसी वर्ष इसको पूरा करने का लक्ष्य है। राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा और इस हेतु इस बजट में महोदय 525.38 करोड़ रुपए का प्रावधान महोदय किया गया है, जो बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु प्रत्येक 8-10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था कर पशुओं के लिए चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी कराने की ठोस व्यवस्था की जानी है। महोदय, कॉल सेंटर में फोन कर अथवा मोबाइल ऐप के माध्यम से ही इन सुविधाओं को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा महोदय, राज्य के सभी जिलों में मछुआरों यानी मत्स्य पालकों को सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना, ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम से आच्छादित करने की योजना लागू की गई है। महोदय, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत 1 अप्रैल 2010 के पूर्व इंदिरा आवास योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनके आवास अधूरे अथवा अपूर्ण अवस्था में है, उन्हें पूर्ण कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत 50,000 रुपए की राशि की सहायता उपलब्ध कराए जाने का महोदय प्रावधान किया गया है। महोदय, अब ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध रूप से सोलर लाइट लगाने का प्रावधान किया गया है। यह कार्य प्रारंभ भी हो गया है और इसके लिए 392 करोड़ रुपए का प्रावधान महोदय किया गया है। महोदय, राज्य सरकार हरित विकास के मामले में भी काफी संवेदनशील है और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने हेतु सक्रिय, समन्वित एवं ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। महोदय, इसी क्रम में जल जीवन हरियाली अभियान की जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है महोदय, उसमें यह सदन बिहार विधान मंडल भी उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि विधान मंडल दोनों सदनों के सभी सदस्य माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरकार के सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ
पूरे दिन का विमर्श करके इस योजना को अंतिम रूप दिया गया था और आप ही के परिसर से इस योजना की बुनियाद पड़ी थी। इसलिए यह महत्वपूर्ण योजना है और इसका भी अनुकरण बहुत दूर, अभी हमने बताया कि इसी के एक अंश का अनुकरण केंद्र सरकार कर रही है। महोदय, बिहार को हरित और स्वच्छ बनाने तथा जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से कारगर ढंग से निपटने, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित कराने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने, नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग एवं ऊर्जा की बचत पर बल देने एवं बदलते जलवायु परिवेश के अनुरूप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए 11 अवयवों वाली कार्य योजना तैयार कर 2 अक्टूबर 2019 से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई। महोदय, इसी के तहत जल संचयन भी है और महोदय, वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कारगर निर्णय लिया है कि महोदय की जल संरक्षण वर्षा जल संचयन हेतु जिस मकान में संरचना जो बिल्डर हैं वो बना देते हैं तो उनको होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट देने की सरकार ने निर्णय लिया है, जिससे कि जो घर बनाने वाले लोग हैं वो अपने अपने मकान में जो वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर ले, उनको होल्डिंग टैक्स भी महोदय 5% कम लगेगा। महोदय, सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। महोदय, वही ऊर्जा है जो सब दिन उसी रूप में रहती है। इस ऊर्जा की बचत हेतु अभी तक महोदय 2216 सरकारी कार्यालयों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना महोदय की गई है और इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा एवं पीरपैंती में उपलब्ध भूमि, जिसमें पूर्व में ताप विद्युत घर लगाया जाना था, अब सौर ऊर्जा परियोजना लगाने का निर्णय महोदय लिया गया है, क्योंकि ताप विद्युत के खर्च को बढ़ाने का अब जमाना नहीं रह गया, जो उससे कार्बन निकलता है उसके कारण। महोदय, इसी तरीके से नीचे मछली ऊपर बिजली की योजना है, भूमि जल संरक्षण योजना है और इसके तहत बीड़पुर में, सुपौल जिला में जो है बीड़पुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 108.93 करोड़ रुपए की लागत से फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जो भौतिकीय प्रतिमान केंद्र की स्थापना कार्य प्रगति में है। महोदय, ये पूरे भारतवर्ष में जो सबसे प्रामाणिक संस्थान है पुणे में, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन CWPRS, उसी के साथ मिलकर इस संस्थान का निर्माण बीड़पुर में किया जा रहा है। इससे भविष्य की योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी मदद मिलेगी, साथ ही फ्लड रिस्क मैनेजमेंट में भी सहायता होगी। महोदय, गया जी डैम के बारे में महोदय अगर हम नहीं चर्चा करें तो बजट की बात ही अधूरी रह जाएगी। आप सब जानते हैं कि अभी इस गया जी डैम को, इसका तो जो बहुउद्देशीय लक्ष्य है वो तो अलग है, अभी इन्हीं की सरकार ने, भारत सरकार ने इसका अनोखापन देखते हुए, इसकी उपयोगिता देखते हुए इसको पुरस्कृत किया है। कम से कम महोदय ये भारत सरकार पुरस्कार दे रही है और इनको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है। महोदय, ये समझिए इनकी हालत। महोदय, गांगेय डॉल्फिन, जिसको बोलचाल की भाषा में सोंस कहते हैं, ये जो विलुप्त होने वाले जाति में शामिल हो गई है, इनकी मुख्य आहार छोटी छोटी मछलियां हैं और यह नदी के प्रदूषण को महोदय नियंत्रित करती है। और जो 2019 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में अपने राज्य में गांगेय डॉल्फिन की संख्या 1464 पाई गई है, जो भारत के कुल गांगेय डॉल्फिन की संख्या की आधी है। जो पूरे देश में है उसकी आधी बिहार में। महोदय,
इसी तरीके से राज्य का हरित आवरण लगातार बढ़ता जा रहा है। जो 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तब हम लोग कहाँ थे, तरह इसमें कई अभियान मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए हैं। इससे लगातार महोदय इसमें वृद्धि हुई है और आधारभूत संरचना में भी महोदय हम लोग जो मुख्य 7 निश्चय 2 का सुलभ संपर्कता है 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम, ये सभी उसके हिस्से हैं और इन सब पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना, इसका भी क्रियान्वयन किया जा रहा है और 2023-24 में 185 हजार करोड़ का रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। महोदय, ये ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना अत्यंत उपयोगी योजना है। सबसे गरीब लोग जिनके घर जाने में एक परिये रास्ता रहता है, इसमें जमीन का अधिग्रहण करके सड़क देने का प्रावधान किया गया है। महोदय, पटना मेट्रो रेल परियोजना है। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में भी बाईपास महोदय बनवाने का विशेष रूप से निर्देश है मुख्यमंत्री जी का, जाम हटाने के लिए। ऊर्जा के क्षेत्र में भी हमारी उपलब्धियां लगातार रही हैं। वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, राज्य में औद्योगिक विकास पर भी बल दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में औद्योगिक विकास की भी अलग भूमिका होती है। 10 वर्षों में बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 9.5% एवं अन्य सेवाओं में 10.7% की वृद्धि कर इस बार के बजट में औद्योगिक विकास के लिए कई परियोजनाओं का प्रस्ताव है। महोदय, सिंगल विंडो पोर्टल के तहत निवेश प्रोत्साहन परिषद को प्रभावशाली बनाते हुए 7 दिनों के अंदर आवेदनों का समाधान निष्पादन की व्यवस्था की गई है। महोदय, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य में इथेनॉल नीति बन गई है और इसके माध्यम से राज्य में 17 इथेनॉल इकाइयां निर्माणाधीन है। महोदय, इसके अलावा बरौनी में 550 करोड़ रुपए के निवेश से महोदय बरौनी में 550 करोड़ रुपए के निवेश से पूर्वी भारत के सबसे बड़े एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई है राज्य सरकार के प्रयासों से। महोदय, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना की जा रही है। महोदय, पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ असीम संभावनाएं हैं। बिहार की प्राकृतिक, पौराणिक, सांस्कृतिक संपदा न केवल बहुआयामी है बल्कि एक समृद्ध वैश्विक विरासत के रूप में है। महोदय, इसलिए इसके तहत भी कई योजनाएं लागू की गई हैं। 6 रोपवे परियोजना है जो गया में प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में वानावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत एवं रोहतास में रोहतासगढ़ किले में रोपवे निर्माण योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। महोदय, शहरी विकास के लिए भी जो 7 निश्चय का अवयव है स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसको भी इस बजट में सरकार ने प्राथमिकता दी है और नगरीय क्षेत्रों की सुविधाओं को बढ़ाने और समस्याओं के निराकरण के लिए महोदय सरकार सतत प्रयत्नशील है। और महोदय, इसी का नतीजा है कि अभी सुपौल को गार्बेज फ्री सिटी सर्टिफिकेशन कैटेगरी में 1 स्टार का रैंकिंग प्राप्त हुआ है। इसी तरह सब जगह स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जा रहा है। महोदय, राज्य सरकार ने एक जबरदस्त निर्णय ये लिया है कि शहरी क्षेत्रों में विभिन्न स्तर के आयोजन हेतु बहुउद्देशीय नगर भवन के रूप में सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराए जाने की योजना है और सभी नगर निकायों, और बस स्टैंड के निर्माण की भी योजना है। महोदय, व्यक्तिगत शौचालय से लेकर जो क्लस्टर शौचालय है, वृद्धजन आश्रय स्थल है, शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला मकान है,
जो सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत सप्ताह गृह मोक्ष धाम का निर्माण कराया जा रहा है। महोदय, अब संक्षेप में इस बजट की जो कुछ मुख्य बातें हैं उसको मैं संक्षेप में कह देता हूं कि महोदय, इस बजट का आकार 22-23 में 2,37,691.19 करोड़ रुपए के विरुद्ध इस वर्ष 2,61,885.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है महोदय। वित्तीय वर्ष 2023-24 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान लगभग 1 लाख करोड़ रुपए है महोदय। स्थापना प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान भी 1,61,000 करोड़ रुपए के करीब है। कुल व्यय में स्कीम व्यय 38.2% है और स्थापना व्यय 61.8% है। इसी तरह महोदय, जो ऋण अदायगियां हैं उसके लिए हम लोगों ने 23,558.69 करोड़ रुपए की राशि के विरुद्ध हम लोगों को जो वापस करना है उसमें से 2,071 करोड़ 4 लाख रुपए की राशि केंद्र सरकार के ऋणों की है जो हम अदा करने वाले हैं और 21,487.65 करोड़ रुपए की राशि पूर्व में लिए गए आंतरिक ऋणों से संबंधित है महोदय। इसी तरीके से ऋण एवं पेशगियां लोन एडवांसेस के लिए हमने प्रावधान किया है। कुल राजस्व का महोदय, कुल राजस्व व्यय हमारा 2,07,848 करोड़ रुपए है, जो कुल व्यय का 79.37% एवं वित्तीय वर्ष 22-23 के बजट अनुमान 1,91,956.67 करोड़ रुपए से 15,891.33 करोड़ रुपए अधिक है पिछले वर्ष। महोदय, 23-24 में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,12,326.97 करोड़ है अनुमानित है, जो वित्तीय वर्ष 22-23 के बजट अनुमान से 15,622.46 करोड़ रुपए अधिक है। महोदय, वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में 6,511.74 लाख रुपए प्राप्त होने का अनुमान है, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान 6,135.62 करोड़ रुपए की तुलना में 376.12 करोड़ रुपए अधिक है। इसमें खनन से 3,300 करोड़ रुपए, ब्याज प्राप्तियां से 1,704.73 करोड़ रुपए महोदय शामिल है। इसी तरीके से ऋण उगाही 15 में वित्त आयोग की अनुशंसा, 6ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा और केंद्र सरकार से जो हमें प्राप्त होने वाली राशियां हैं महोदय, मुझे हमको तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था। आजकल इनके मंत्री लोग एक से एक बयान दे रहे हैं। हम देखा कि पहले इसी राज्य के वित्त मंत्री रहे, उन्होंने बयान दे दिया कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपए देगी। अरे भाई महोदय, वो हमारा हिस्सा है। हम भी 22,000 करोड़ रुपया वसूल के उनको देते हैं। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है महोदय। वो देंगे क्या? खैरात देंगे? खैरात दे रहे हैं क्या महोदय? और महोदय, इसीलिए 23-24 में राज्य को केंद्र सहायक अनुदान के रूप में महोदय 53,377.92 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। महोदय, इसमें जो अलग अलग मदवार है इसको हम सदन पटल पर रख देंगे। इसी तरीके से ऋण प्रबंधन और जो हमारी व्यवस्था है उसके बारे में जो महोदय ये जानकर आपको खुशी होगी कि राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण पूर्व में जीएसडीपी का 56.36% था। बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण अब वो
2,57,510 करोड़ रुपए है, जो जीएसडीपी का मात्र 38.12% ही है। ये हमारी उपलब्धि है कि जीएसडीपी के अनुपात में हमारा कुल ऋण बोझ जो है ये अनुपातिक ढंग से घटते जा रहा है। इसी तरीके से महोदय अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए करणांकित राशि है, जो हम विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याणार्थ उसका खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, उसका भी महोदय इसमें विवरण दिया हुआ है। और जो सर्वाधिक खर्च है महोदय वो हम सामाजिक क्षेत्र में करते ही हैं, उसका बिंदुवार और विभागवार विवरण सब इसमें महोदय उपलब्ध करा दिया गया है। सभी अनुमान समेकित निधि में राशि भी महोदय 2023-24 में व्यय 2,66,363 करोड़ 96 लाख प्रस्तावित है, जिसमें नेट व्यय जो है निवल व्यय करते हैं 2,61,885.4 करोड़ रुपए है। यह विनियोग विधेयक में सकल व्यय प्रस्तावित किया जाएगा महोदय। वित्तीय वर्ष 23-24 में सकल व्यय 2,66,363.96 करोड़ रुपए, इसमें से महोदय 2,22,634.54 करोड़ रुपए ये मतदेय होगा, जो आप पास करिएगा, और इसमें भारित राशि 43,729.42 करोड़ रुपए है, जो महोदय उसको हम लोग पास नहीं करते हैं। वो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है जो महामहिम से लेके बहुत चीज में खर्चा होता है। इसी तरीके से समेकित निधि में भी हमारी भारित राशि है, उसका भी विवरण महोदय हमने इसमें दे दिया है। और महोदय राजकोषीय घाटा को नियंत्रण में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में हमने प्रावधान कर लिए हैं, और अभी महोदय हमने बताया था कि हमने उसके लिए नियमावली भी बना ली है। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3% ही सीमित रखने का लक्ष्य है महोदय। ये एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि उससे अधिक आप करते हैं तब माना जाता है कि आपकी वित्तीय व्यवस्था सही नहीं है, प्रबंधन सही नहीं है। इसलिए हम लोग उसके अंदर ही महोदय रख रहे हैं। और 23-24 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,58,928 करोड़ रुपए अनुमानित है, और राजकोषीय घाटा 25,567.84 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.98% ही है महोदय। जो हमने कहा कि हम जो वित्तीय प्रबंधन का 3% जो एक अनुमान्य है उसके अंदर ही है। अभी दम आपको बताते हैं, अभी दम बता महोदय कह रहे हैं दम नहीं है, और अभी कह रहे थे कि राज्य सरकार कहती है कि पैसा नहीं है, करेंगे कैसे महोदय? हम कैसे करते हैं ये तो कम से कम आप साथ रहें, आपको समझना चाहिए महोदय। और हम इनको बताना चाहते हैं कि कम पैसों में भी सबसे अधिक प्रगति हम कर रहे हैं। अभी हमने आंकड़े बता दिए कि सीमित संसाधन में हम सबसे तेज गति से तरक्की, और ये इसलिए करते हैं कि कहा गया है कि जब वलवला सादिक होता है, मतलब जो उत्साह है वो सच्चा हो, जब वलवला सादिक होता है और अज़्म मुसम्मा होता है, माने संकल्प जो मुख्यमंत्री बराबर करते हैं वो पक्का हो, कि जब वलवला सादिक होता है और अज़्म मुसम्मा होता है, तकमील का सामा फिर उस वक्त गैब से फराहम होता है। महोदय अगर प्रयास ईमानदार हो
अध्यक्ष महोदय, मिथिला की मिठास सुनने के लिए सदन लालायित रहता है, लेकिन मिथिला की मिठास निकल नहीं पाता है। खजाना लूटा गए, विकास गड़बड़ा गए, सरकार लटपटा गए, क्रिमिनल लहलहा गए, बुझाई कि बजट गड़बड़ा गए। महोदय, नेता प्रतिपक्ष के इस लखीसराय के विचार व्यक्त कर रहे हैं। अब समझिए महोदय, लखीसराय का आदमी जब मिथिला के मिठास की बात करेगा तो मिठास बिहार छोड़ के चला जाएगा। समझिए महोदय, इनके इस बात का जवाब हम जब परसों के बाद उत्तर देंगे ना, जब सब लोग अपनी राय रख लेंगे उस दिन देंगे। और इस बीच महोदय, सभी सदस्यों ने मेरा भाषण, हमको तो लगा कि अच्छे से सुने, अब आपके दिल में जो हो, इसके लिए मैं सदन के महोदय सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। और मैं वर्ष 2023-24 की वार्षिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष उपस्थापित करता हूं। माननीय सदस्यगण, जरा शांति बनाए रखिए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप खान साहब बैठिए, आप लोग बैठिए, शांति बनाइए। माननीय सदस्यगण, आज मैं पक्ष एवं विपक्ष के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज काफी दिनों के बाद बजट और बजट के